हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है सेकंड चैप्टर का जो पूरा एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है सबको यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको आंसर को समझा दिया जाएगा। इसके पहले मैंने मैंने पढ़ा दिया था। जो सेकंड चैप्टर है उसको बहुत सारा पार्ट में अलग अलग पार्ट करके हर एक टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका सॉल्यूशन भी दिया जाए, इसका सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नोट्स बनाते हैं। इस तरीक़ा से नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद ये अपना लैंग्वेज होता है नोट्स का, जिससे कि कोई भी कहीं भी लिखने में आसानी होता है। अपना लैंग्वेज से सब लिखा हुआ है, जिससे आप समझ के भी लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी मैंने लिख दिया है। बहुत सारा मेहनत किया है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप कि आप सब इसको समझेंगे और ऐसे ही आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आसपास में कोई पढ़ना चाहता है, अगर क्लास कोचिंग नहीं जाता है, तो उस मेरे वीडियो से आराम से आसानी से अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकता है। एग्ज़ाम के पहले तक पूरा सिलेबस को पढ़ा दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर जो है पुष्प में पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, पुष्प में होते हैं, उसमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया कैसी होती है, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया था। आई होप कि आप सबको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे उसका सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आवर्तबीजीय पुष्प के उन अंगों का नाम बताएं। आवर्तबीजीय पुष्प के उन अंगों का नाम बताना है जहाँ पर नर एवं मादा युग्मकोभिद का विकास होता है। नर और मादा का जो प्रजनन की क्रियाएं होती है उनका विकास होता है। तो हम लोग जानते हैं, एक पुंकेसर में होता है, एक अंडाश में होता है। पुंकेसर के अंदर कण का विकास होता है और अंडाश के अंदर अंडक का विकास होता है। तो इसको हम आंसर लिखते हैं। नर एवं परागण का विकास पुंकेसर में होता है और मादा युग्मक का विकास बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी को अंडाशय में होता है। एक होता है पुंकेसर में, एक अंडाशय में होता है। इसी के में विकास को कार्य कहते हैं। इसी में विकास का इसका कार्य होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। लघु बीजाणुधारी तथा गुरु बीजाणुधारी के बीच अंतर स्पष्ट करें। अब लघु बीजारी और गुरु बीजाणु हम लोग जानते हैं, एक होता है मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। मेल में एक तरफ होता है, एक में फीमेल में होता है। मतलब एक पुंकेसर के अंदर होता है, एक होता है स्त्री केसर मतलब अंडप में। तो ये दोनों का हमको क्या बताना है, डिफरेंट बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं लघु बीजाणुधारी और गुरु बीजाणुधारी में बहुत सारा अंतर है। सबसे पहले मैंने बता दिया था, एक होता है कि पुंकेसर वाला पार्ट होता है, एक अंडाशय वाला पार्ट होता है। तो दोनों तो अलग अलग हो गया। तो ये मेल फीमेल ऐसा ही पता चल रहा था। आई होप कि आप सबको ये डिफरेंट तो पता चल ही रहा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये देख लेते हैं, ये पुंकेसर के परागकोश में विकसित होता है। इसे चारों कोनों पर होता है। ये जो पुंकेसर होता है उसका जो पुंकेसर, जैसे कि मान लो कि ये पुंकेसर होता है, यहाँ पे इसका परागकण होता है। परागकण के चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ रहता है वही होता है हमारा क्या, लघु बीजाणुधानी। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी, जो कि चारों कोने पर ये होता है। और ये देख ले, ये अंडाशय में विकसित होता है। जो अंडप होता है ना, उसके अंदर ये विकसित होती है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दिखा के समझा दे रहे हैं कैसे वहाँ पे विकसित होता है। कहाँ गया, ये होता है परागकण, ये होता है परागकण। इसी तरह चारों तरीक़ा से ये लघु बीजाणु, यहाँ पे ये लघु बीजाणुधारी में चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। इसी को कहते हैं लघु बीजाणुधारी। और गुरु बीजाणुधारी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये अंडाशय जो होता है, जैसे हम लोग बताएं अंडाशय में विकसित होता है, इसे बीजांड कहते हैं। ये जो मान लीजिए ये बीच वाला अंडाशय हो गया, इसमें ये अंदर वाला जो होता है ये विकसित होता है, जिसे को हम कहते हैं हम क्या, ये गुरु बीजाणुधानी। इसका भी मैंने इस सब चीज़ को मैंने पढ़ा दिया था। इतना सारा नोट्स हमको बनाना पड़ता है एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और अपना पढ़ाई करते रहो। हम ऐसे ही इसका डिफरेंस अब इसका डिफरेंस देखते हैं।
इसमें चारों ओर से बाहरी त्वचा, आंतरिक सतर, मध्य सतर घिरे हुए रहते हैं। ये जो होता है ये चारों तरफ से क्या होता है, इसका बाहरी होता है आवरण ये, और आंतरिक आवरण और मध्य आवरण से ये घिरा हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बीजांड को चारों ओर से घिरा रहता है। अब इसके अंदर जो बीजांड जो होता है, बीजांड क्या, ये जो अंडाशय जो होता है बीजांड, ये चारों तरफ से एक दूसरे से घिरे हुए रहते हैं इसमें। अब देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट। बहुत सारा लघु बीजाणु मृत कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बनाता है। अब इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारे लघु बीजाणु होते हैं जो कि मृत होते हैं, मरा हुआ होता है। वही कोशिका, मरा हुआ कोशिका क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन करके वो परागकण बन के अपना कार्य करते हैं। लघु बीजाणुधारी में होता है। और गुरु बीजाणुधारी में हम देखते हैं इसका मृत कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन करके चार गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, सारे मृत कोशिकाएं होते हैं और उसमें से अर्धसूत्री विभाजन होके 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। अब ये बनने के बाद उसमें से 3 क्या होता है, नष्ट हो जाता है और एक ही उसमें से जीवित रहता है जो कि कण बनता है। तो ये लघु बीजाणुधारी के अंदर से ये डिफरेंट हो गया। अगला इसका डिफरेंट देखते हैं। लघु बीजाणु टी आकार के चतुष्ट रूप में व्यक्तित होता है। लघु बीजाणु क्या होता है, टी आकार में चतुष्ट रूप में व्यक्तित रहता है, टी आकार का होता है। और गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में विकसित होता है। ये टी आकार में होता है और ये होता है रैखिक क्रम में, मतलब सीधा ही क्रम में ये विकसित होता है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सेकंड। ये जो सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, गुरु बीजाणु होगा। गुरु बीजाणु जनन के पास अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु के फलस्वरूप अंत में नर तथा मादा या भ्रूणकोश का विकास हो जाता है। ये चीज़ हम लोग देख ले जो कि क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दावली को सही विकसित क्रम में व्यक्तित कर दे। अब ये जो दिया हुआ है इस सही क्रम से ये विकसित करना है, मतलब सजाना है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि ये पुंकेसर में कण बनता है। कण बनने के बाद अब स्त्री केसर में अंडक बनता है, उसका वर्तिकाग्र होता है और यही क्या होता है, दोनों पोलिनेशन करता है। पोलिनेशन के बाद ये क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाता है। मिलने के बाद वहीं से विकसित होने लगता है। इस तरीक़ा से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे ये सब दिया हुआ था, तो इसी को हम सजा दिए हैं। तो सबसे पहले होगा बीजाणु जनन ऊतक। ये आगे पीछे जो 5 नंबर दिया हुआ है, ये आगे पीछे लिखा हुआ था, इसी को बस सजाना था। या मैंने डायरेक्ट बिना लिखे सजा दिए हैं। बीजाणु जनन ऊतक पहले होगा, उसके बीजाणु बीज मतलब कण सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा पराग तथा लघु बीजाणु मृत कोशिका। अब होगा पराग या लघु बीजाणु मृत कोशिका। अब ये मृत कोशिका बना, मृत कोशिका। उसके बाद लघु बीजाणु चतुष्ट है, मतलब 4 लघु बीजाणु बन के कोशिका बनते हैं और उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है परागण मतलब पोलिनेशन करता है। उसके बाद आता है नर युग्मक आ जाता है। तो ये हमारा ये 5 जो दिया हुआ है ये विस्तार से सजा देना है बस। उसके बाद का ये क्वेश्चन जो है, एक प्रारूपीय आवर्त बीजीय बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए ये स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाए। तो यहाँ पे हमको एक चित्र बनाना है, किसका, आवर्त बीजीय बीजांड, एक बीजांड का चित्र बनाना है। और उसके बारे में क्या करना है, दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाए। तो इसके साफ सुथरा एक अच्छे से चित्र बनाना है। तो मैंने उतना चित्र नहीं बनाया, मैंने पहले से बनाया हुआ था। किसका चित्र बोल रहा है यहाँ पे,
बीजांड का। तो बीजांड का हम चित्र आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बीजांड का चित्र को दिखा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बीजांड का चित्र। तो ये बीजांड का चित्र हो गया और इसके सभी सतह का नाम दिया है। सबसे ऊपरी सतह का निभाग कहते हैं, और ये बीच वाला जो ये सब दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बीजांड काय, मतलब न्यूक्लियस। और ये बीच वाला हिस्सा दिया हुआ है, इसमें भी 3 पार्ट है। सबसे ऊपरी पार्ट को कहते हैं प्रमुखी कोशिका, और यहाँ वाला कोशिका को कहते हैं हम केंद्रीय कोशिका, बीच वाला को कहते हैं अंडक, और इसमें जो लिक्विड रहता है जिसको भ्रूणकोश कहते हैं। और ये जो यहाँ पे 3 सहायक कोशिका है, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिका। और नीचे वाला ये जो भाग दिया जिसको निभाग कहते हैं, और नीचे ये सब चीज़ को कहते हैं बीजांड वृत्त। ये क्या हो गया? बीजांड वृत्त हो गया। और नीचे वाला हिस्सा को, ये जो हिस्सा है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, यहीं से बीजांड द्वार है, मतलब जाने का रास्ता है। इसको द्वार से समझ में आया, अंडा रास्ता, इससे आपको समझ में आ गया इसके बारे में। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग फिगर बना लेंगे इसके बारे में। जो मैंने फिगर दिखाया था उसको आसानी से बना लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। यहाँ पे जो दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग हमको मैसेज करिएगा, हम मैसेज कर देंगे, आपको सेंड कर दें सब चीज़ का। या फिर इसका ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो दिया हुआ है, और आसानी से वीडियो से आप लोग लिख लीजिएगा। आप मादा युग्मकोभिद्र में कि एक बीजांड विकास के साथ समझते हैं। क्या समझते हैं? बीजांड विकास के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो आप देखते हैं, ये फूल का मादा भाग में होता है। ये क्या होता है? फ्लावर के मादा भाग में होता है। ये एक बीजांड का विकास गुरु बीजाणु से होता है। जो बीजांड होता है उसका विकास कैसे होता है? गुरु बीजाणु जनन से होता है। एक ही बीजांड से विकसित होता है। ये एक ही बीजांड से विकसित होता है, इसीलिए इसे एक बीजांड कहते हैं। एक बीजांड से बड़ा होता है इसीलिए एक बीजांड कहते हैं। ये बीजांड काय के मृत कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनाता है। इसमें से 3 नष्ट हो जाता है और जो बचा मध्य में वो एक बीजांड कहलाता है। इसमें हमको क्या बताना है? क्वेश्चन कर रहा था एक बीजांड का विकास कैसे होता है। एक बीजांड का विकास कैसे होता है? तो मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया था कि बहुत सारे मृत कोशिकाओं होती है। मृत कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन करके कोशिका बनाती हैं, तो वो 4 कोशिकाएं बनती हैं। कितने? 4 कोशिकाएं बनते हैं। वो किसी कारण से 3 उसमें से नष्ट हो जाती है। एक जो बचता है उसी को कहते हैं एक बीजांड कहलाता है, एक बीजांडु कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोभिद्र, परिपक्व मतलब खिला हुआ मादा युग्मकोभिद्र के 7 कोशिका 8 न्यूक्लियस प्रमुखी की व्याख्या कीजिए। अभी ये आसानी से आप लोग हो सकता है नहीं समझ पाए, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आपको रटना पड़ेगा और फिगर को समझ के बनाना पड़ेगा। तो इसके 8 कोशिका और 7 न्यूक्लियस के बारे में हमको व्याख्या करना है लिखने के बाद और फिगर के साथ। इसकी संरचना आवर्त बीजों के मादा भ्रूणकोश में 7 कोशिका या 8 केंद्रक होती हैं। मादा जो होती है फीमेल पार्ट का भ्रूणकोश होता है, उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। हम इसको फिगर से समझा देंगे अभी। और क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रक बनाता है। समसूत्री विभाजन करके 2 संतति केंद्रक बनाता है। ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। क्या होता है? विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। इसमें 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक संरचना बनाती है। 2 बार क्या करता है? समसूत्री विभाजन करके 8 केंद्रक की संरचना करती है, जिसमें एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका मिलकर एक अंड उपकरण बनाता है।
एक अंड उपकरण बनाता है। निभाग की ओर 3 कोशिका प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। निभाग के तरफ जो होती है वो 3 कोशिका होती है जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और भ्रूणकोश में शेष बचे 2 केंद्रक ध्रुव कहलाता है। जो भ्रूणकोश में जो होता है शेष 2 केंद्रक उसे ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मकोभीड 8 केंद्रक या 7 कोशिका संरचना होती है। अब इसको मैंने फिगर से समझा देना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने समझा रहा था 7 कोशिका और 8 केंद्रक के बारे में फिगर से, यहाँ पर तो थ्योरी मैंने लिख दिया। अब इस फिगर को देखते हैं, वही फिगर है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है मिडिल सबसे ऊपर वाला 3 जो कोशिका यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला 3 कोशिका है जो कि सहायक कोशिका है। और ये जो बीच वाला कोशिका है जिसको अंडक, यहाँ पे 3 तरीका का कोशिका हो गया। और इसकी संख्या कितनी, 3 3 6 7 हो गया। अब यहाँ पे 7 कोशिका है, सबका केंद्रक होगा 7। और यहाँ वाला जो ये केंद्रिका कोशिका हो गया इसका भी केंद्रक होगा 8। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। और इसी का जो निभाग होता है, जो निभाग सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसी को मैंने यहाँ पे समझा दिया था, जिसमें कि 8 केंद्रक संरचना बनती है जिससे 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका होती है। इसमें 1 अंड कोशिका होती है और 2 क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। मिलकर एक अंड उपकरण बनाता है। ये सब मिलकर क्या होता है, एक अंड उपकरण बनाता है, जिससे हमको 7 केंद्रिका और 8 केंद्रिका और 7 कोशिका संरचना होता है। आई होप कि 6 नंबर क्वेश्चन तो आई थिंक कि समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये थ्योरी को सब लिखिए और लिख के समझ लीजिए और याद करिए। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अनमिल परागणी पुष्प से क्या तात्पर्य है। अनमिल परागणी पुष्प से क्या तात्पर्य है। क्या अनुमानित पुष्प में परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की स्पष्ट व्याख्या करें। ये कह रहा है अनमीय परागण पुष्प से आप क्या तात्पर्य करते हैं और ये क्या पर परागण संपन्न करता है। मतलब पर परागण, स्वपरागण मतलब खुद में पोलिनेशन करना, परागण करना तो स्वपरागण कहते हैं। दूसरे फूल के साथ पोलिनेशन करना, परागण करना, उसे पर परागण कहते हैं। तो ये पर परागण करता है कि नहीं अनमिल्य, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ पादप में 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कुछ पादप में क्या होता है, 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक होता है अनमिल्य परागण पुष्प, एक होता है अनुमिल्य परागण पुष्प। तो सबसे ऊपर देखते हैं अनमिल्य परागण पुष्प 2 प्रकार का होता है। तो ये सामान्य पुष्प के सामान्य होता है। ये सामान्य पुष्प के सामान्य होता है। इनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र अनावृत्ति होता है। इसके सामान्य पुष्प की तरह परागण होता है। तो ये कह रहा अनमिल्य परागण कि इसमें पुष्प समान होता है। पुष्प क्या होता है, एक समान होता है और इसका पर परागण जैसा पर परागण एवं वर्तिकाग्र अनावृत्ति होता है। मतलब इसका जो पोलिनेशन की क्रिया होती है पर परागण की तरह होती है। पर परागण कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक फ्लावर्स आपका यहाँ पे है, एक फ्लावर्स यहाँ पे है और एक फ्लावर्स यहाँ पे है। तो इसका पुंकेसर और इसका स्त्री केसर, ये वाला वर्तिकाग्र ऊपर वाला हिस्सा हो गया। तो ये आके यहाँ पे पोलिनेशन करता है। मतलब फ्लावर्स क्या है, सेम है, इसमें सेम फ्लावर्स है, लेकिन यहाँ से यहाँ पोलिनेशन किया, यहाँ से वहाँ पोलिनेशन किया, तो इसको हम कहते हैं अनमिल्य परागणीय पुष्प। क्या कहते हैं, अनमिल्य परागणीय पुष्प कहते हैं। और जो अनुमिल्य परागण पुष्प उसे कहते हैं, ये पुष्प हमेशा बंद रहता है। पुष्प क्या होता है, हमेशा बंद रहता है, ये खुला हुआ नहीं रहता है। इस पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे में संपर्क में रहता है। ये हमेशा स्वपरागण करता है। इसमें परागण
मार प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। जैसे कि इसमें अनुमिलित में कह रहा है, किसमें, अनुमिल्य में कह रहा है, अनुमिल्य प्रागणीय पुष्प। तो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि ये हो गया मेरा फ्लावर्स, तो इसी के अंदर फ्लावर्स है, ठीक है, ये कवर आता है, इसी के अंदर कण है और इसी के अंदर अंडाशय है, ठीक है। तो ये अंदर से अंदर खुद पे खुद एक दूसरे से मैच करके ये पोलिनेशन की क्रिया कर लेता है और ये यहाँ पे परागण हो जाता है और इसी से यहाँ पे ये प्रजनन की क्रिया कर लेता है। और उसमें था अलग अलग फ्लावर्स है, उसमें था जो एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था, उसमें अलग अलग फ्लावर से करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, अलग अलग फ्लावर। लेकिन ये जो है तो इसी के अंदर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों होता है, तो ये पोलिनेशन अंदर ही अंदर कर लेता है, जिसको हम कहते हैं अनुमिल्य परपरागण पुष्प, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुमिल्य परपरागण पुष्प कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वायोला ऑक्सेलिस और कैनकोआ, वायोला ऑक्सेलिस और कैनकोआ। आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आप इसे अच्छे से लिख लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे। इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक वीडियो में कंप्लीट फुल सॉल्यूशन तो नहीं कर पाए, लेकिन इसके आने वाला वीडियो में मैंने पूरा सॉल्यूशन कर देना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, और जो ये सब लिखवा रहे हैं बहुत मेहनत लगता है लिखने में, ऐसे ही आप लोग भी लिख लो और लिख के याद करो। याद करना समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही पढ़ते रहो। आप सबको ऐसे ही हमको नोट्स मिलते रहेगा, आप लोग को नोट्स भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगा। आई होप कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सॉल्यूशन में, और इसको सेकंड वीडियो में फुल सॉल्यूशन यहाँ पे जो लिखे हैं इसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप सब कुछ ही समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और कोई अगर पढ़ना चाहता है घर बैठे तो पढ़ भी सकता है, उसको सेंड करें पढ़ने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।